बेरमपुर गांव में एक गरीब आदमी किसना अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी देविका और एक 5 साल का बेटा चिंकू था। एक शाम वो खेत पर काम करके थका हारा घर लौटा। देवकी, जल्दी से खाना निकालो। आज तो बारिश की वजह से खेत पर नाला बनाने में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ गई। आप हाथ धोकर बैठिए, मैं अभी खाना निकालती हूँ। किसना ने हाथ धोए। इतने में देविका ने सबके लिए एक थाली में चावल निकाले। पापा, पड़ोस के गांव में मेला लगा है, आप कल मुझे मेला घुमाने ले चलिए। बेटा, अभी पापा के पास पैसे नहीं हैं। जब आएंगे तो हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है? इस पर चिंकू उदास मन से बोला। तो पापा के पास पैसे कब आएंगे मम्मी? बेटा चिंकू, ज्यादा मत सोचो। अब की फसल उगने के बाद जब वो कटेगी तो उसको बेचने पर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तुम बस भगवान से दुआ करो। ठीक है पापा। ये कहकर सभी एक साथ खाना खाने लगे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इन्होंने उस तरफ देखा तो सेठ करमचंद अपने मुंशी के साथ वहाँ आया। अरे किसना, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत तंगी चल रही है। तुम चाहो तो तुम अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझसे कर्जा ले सकते हो। सेठ जी, आप मेरी जमीन पर नजर ना ही डाले तो अच्छा होगा। मेरी फसल इस बार अच्छी उगने वाली है। मुझे आपसे कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेठ अपने दांत भींचते हुए घर से बाहर आ गया। सेठ जी, कृष्णा ने तो आपकी बेइज्जती कर दी। तू चुप कर मुंशी, वरना मैं तेरी बेइज्जती कर दूंगा। अगली शाम चिंकू पड़ोस में रहने वाले संजू नाम के लड़के के साथ मैदान में खेल रहा था। संजू ने जैसे ही गेंद चिंकू की तरफ उछाली तो वो गलती से पुरानी कोठी के अंदर चली गई। ये क्या किया संजू तुमने? चलो अब उस कोठी के अंदर से गेंद लेकर आओ। अब ठीक है, अभी लाता हूँ। ये कहकर संजू भागा भागा कोठी के अंदर चला गया और तभी उसके चीखने की आवाज आई। संजू, क्या हुआ? कोठी के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए चिंकू की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वो जल्दी से संजू के पिता के पास पहुंचा। मदन चाचा, संजू मेरे साथ मैदान में खेल रहा था और हमारी गेंद उस पुरानी कोठी में चली गई और उसके बाद से संजू बाहर नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? चलो मेरे साथ चलो। अब मदन और उसकी पत्नी भी चिंकू के साथ उस कोठी पर पहुँचे। अंदर मत आना। अगर अंदर आए तो इस बच्चे को जान से मार दूंगा। ये भयानक आवाज सुनकर उसके माँ बाप और चिंकू बहुत डर गए। कौन हो तुम? ऐसा मत करना, वो हमारी इकलौती संतान है, उसको हमें वापस दे दो। मैं पुरानी कोठी का दानव हूँ। अगर अपने बच्चे को सही सलामत वापस चाहते हो तो मेरे लिए 2 तोले सोना लेकर आओ। सोना खाने से ही मेरी भूख शांत होती है। अरे बाप रे, ये कैसा दानव है जो सोना खाता है? लाते हो या नहीं? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं कहाँ से सोना लेकर आऊंगा? अगर नहीं ला सकते तो मैं कल तुम्हारे बच्चे को मार कर उसकी लाश कोठी के बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं अभी आता हूँ। मदन अपने घर पर गया और अपनी जमीन के कागज निकाल कर बोला। संजू को बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो कागज लेकर सेठ करमचंद के पास पहुंचा। सेठ जी। मदन लाल, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, ये मेरी जमीन के कागज हैं। आप इन्हें गिरवी रखकर मुझे 2 तोले सोना दे दीजिए। सेठ करमचंद ने कागजों को देखा और बोला। तुम्हारी जमीन इतनी बड़ी नहीं है समझे, तुमसे हर महीने 10% ब्याज लूंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, आप मुझे सोना दे दीजिए, ब्याज में भर दिया करूंगा। सेठ ने कागज अपने पास रखकर मदन को एक सोने की अंगूठी दे दी और ये तीनों भागे भागे कोठी पर वापस पहुँचे। मैं 2 तोले सोना ले आया हूँ, मेरे बच्चे को वापस भेज दो। जल्दी से उस अंगूठी को अंदर फेंको। मदन ने अंगूठी दरवाजे के अंदर फेंक दी और उसके कुछ देर बाद ही वाह, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट सोना था। ये लो तुम्हारा बच्चा। तभी संजू दरवाजे से होता हुआ बाहर आया। मेरा बच्चा!
मदन और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को खुद से चिपटा लिया। अब चिंकू अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। चिंकू बेटा, तुम कभी भी उस कोठी के पास नहीं खेलोगे। ये कहते हुए उसने चिंकू को गले से लगा लिया। कोठी के अंदर दानव? मुझे तो जरूर इसके पीछे किसी की साजिश लग रही है। अगले दिन किसना के पड़ोस में रहने वाली सलोनी नाम की लड़की भी इसी तरह मैदान से खेलती खेलती गायब हो गई। उसके माता पिता उसे मैदान में ही ढूंढ रहे थे कि उनको कोठी के अंदर से आवाज आई। तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर इसको जिंदा वापस चाहते हो तो मुझे 2 तोले सोना ला कर दो। अब उसके माता पिता भी अपनी जमीन के कागज लेकर करमचंद के पास पहुँचे। सेठ जी, मेरी जमीन गिरवी रखकर मुझे 2 तोले सोना दे दीजिए। क्या बात है, आजकल सभी 2 तोले सोना मांगने ही आ रहे हैं। लगता है तुम लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है। सेठ ने कागज रखकर उसे भी एक अंगूठी दे दी और उसके बाद उसके माँ बाप भी वो अंगूठी लेकर कोठी पर पहुँचे। लाओ, अंगूठी अंदर फेंक दो। उन्होंने अंगूठी अंदर फेंकी और उसके बाद सलोनी डरी सहमी हालत में कोठी से बाहर निकल कर आई। धीरे धीरे अब रोजाना एक बच्चा गायब हो रहा था और सभी अपनी अपनी जमीन सेठ के पास गिरवी रखकर उससे 2 तोले सोना लेकर कोठी वाले दानव को दे रहे थे। लेकिन इन सभी घटनाओं से किसना गहरी सोच में डूबा जा रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, वो कोठी वाला दानव केवल उन्हीं बच्चों को क्यों बंधक बना रहा है जिनके माँ बाप के पास जमीन है। अगले दिन किसना अपने साथ गांव के 2 आदमी और मुखिया को लिए सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरे बेटे को भी कोठी वाले दानव ने पकड़ लिया है। इस पर सेठ चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? भला उसने तुम्हारे बेटे को कैसे पकड़ा? वो तो आज मैदान में खेलने ही नहीं गया था। सेठ जी, वो मैदान में नहीं गया था, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? अरे वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने तो उसको समझा रखा है ना कि उस मैदान में ना जाया करे। वो भला वहाँ कैसे चला गया? वो हमें बिना बताए चला गया था। अब आप ज्यादा मत सोचिए, जल्दी से मेरी जमीन गिरवी रखकर मुझे भी 2 तोले सोने दे दीजिए। सेठ ना जाने क्यों हिचकिचा रहा था और अपने मुंशी की तरफ देख रहा था। उसने किसना के कागज रखकर उसे भी वही सोने की अंगूठी दी। चलो सब जल्दी से मेरे चिंकू को छुड़ाने चलो, कहीं वो दानव उसे कुछ कर ना दे। किसना अपने साथ उन दोनों गांव के लोग और मुखिया जी को लेकर कोठी पर पहुंचा। ये लो दानव, हम सोना ले आए हैं, तुम जल्दी से मेरे बच्चे को वापस भेज दो। तभी अंदर से आवाज आई, मैंने तुम्हारे बेटे चिंकू को नहीं पकड़ा, वो मेरे पास नहीं है। नहीं, वो तुम्हारे पास ही है। ये लो, मैं सोना दे रहा हूँ। ये कहकर किसना ने अंगूठी कोठी के अंदर फेंक दी। अरे मैंने कहा ना कि तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। नहीं, वो तुम्हारे पास ही है, हम अभी अंदर आ रहे हैं। ये कहकर अब सभी लोग कोठी के अंदर जाने लगे। नहीं नहीं, अंदर मत आना, अंदर मत आना। जब ये सभी अंदर पहुँचे तो वहाँ पर सेठ करमचंद और उसका मुंशी मौजूद थे। पास ही एक एको सेट भी लगा हुआ था। सेठ और मुंशी, तुम दोनों यहाँ? वो दोनों मुखिया को साथ देखकर हड़बड़ा गए और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। सेठ जी, अब आप सच बोलते हैं या मैं बोलूं? करमचंद, जल्दी से सारी सच्चाई उगल डालो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुखिया जी, असल में मैं गांव के किसानों की जमीन को कब्जाना चाहता था, लेकिन ये लोग मेरे पास जमीन को गिरवी नहीं रख रहे थे, इसलिए मैंने कोठी वाले दानव का खौफ फैलाया। हम लोग बच्चे को पकड़कर उसकी आंख में पट्टी बांध दिया करते थे और इस एको सेट के जरिए मुंशी ही दानव की आवाज निकालकर 2 तोले सोने मांगा करता था। उसके बाद सभी लोग अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रखकर मुझसे सोना ले जाया करते थे। फिर जैसे ही अंगूठी अंदर आती तो हम उस बच्चे को छोड़ दिया करते थे और फिर उसी अंगूठी को अगले कर्जा मांगने वाले आदमी को दे दिया करते थे। इससे जमीन भी हमारी हो जाती थी और सोना भी वापस मेरे पास ही आ जाता था। लेकिन इस बार ना जाने कैसे इस किसना का बच्चा गायब हो गया और हमारा ये राज सबके सामने आ गया। तभी देविका अपने साथ चिंकू को लेकर वहाँ पहुँची। अरे
ये तो तुम्हारा बेटा चिंकू है। मेरा बेटा कहीं गायब ही नहीं हुआ था सेठ जी। हम सब ने मिलकर एक नाटक किया था, तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए। ये सुनकर सेठ और मुंशी ने अपना सर पकड़ लिया। करमचंद, जल्दी से सभी किसानों की जमीन उन्हें वापस कर दो। जी 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 मुखिया जी, चलिए आप सभी मेरे घर चलिए। घर पहुंचकर करमचंद ने जितने भी किसानों की जमीन के कागज अपने पास रखे थे सभी को वापस कर दिए। चलो अब दंड के तौर पर इन सबको 10-10 हजार रुपए दो। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। जल्दी से जेब ढीली करो। सेठ करमचंद ने ना चाहते हुए भी सभी को 10-10 हजार रुपए और दे दिए। अगर आगे से ऐसी कोई भी चालाकी की तो तुमको गांव से बाहर कर दिया जाएगा। सभी किसान अपनी जमीन पाकर बहुत खुश थे। तभी किसना चिंकू से बोला, चलो मिंकू, अब तो पैसे भी आ गए हैं, हम सभी मेला घूमने चलते हैं। ये हम मेला घूमने जाएंगे। चिंकू खुशी से उछल पड़ा और ये तीनों खुशी खुशी मेला घूमने निकल पड़े।